हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के वाई एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने किया था 16 महाजनपद को। लास्ट वीडियो में जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनको हमने क्लियर किया था, क्योंकि हमारा जो भारत का अगर हम देखें जो राजनीतिक इतिहास है वो अब स्टार्ट हो चुका है। 16 महाजनपदों से क्या होता है, भारत का राजनीतिक इतिहास स्टार्ट होता है। उससे पहले थे हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब ये जो 16 महाजनपद है, देखो महाजनपद कैसे बने थे ये सभी को क्लियर हो गया होगा। कबीले से बना जन, जन से बना जनपद और जनपद से क्या बन जाता है, महाजनपद। अब ये 16 महाजनपदों में से जो सबसे एक तरह से शक्तिशाली रूप में उभर कर जो सामने आता है हमारा, वो होता है मगध। क्या होता है, टाइम बीतने के साथ साथ इन महाजनपदों में क्या हो जाता है, एक तरह से संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरे के क्षेत्र पर ये क्या करने लगते हैं, ये अधिकार स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को विजित करने लगते हैं। फिर इन 16 महाजनपदों में से हम देखें तो मगध है ना, बिहार में। मगध कहाँ है, बिहार में। ये शक्तिशाली रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। तो आज हम करेंगे मगध का इतिहास। मगध में किन किन राजवंशों ने शासन किया, कौन कौन से शासक हुए, किस वंश का शासन था, एक तरह से हम उनके बारे में बात करेंगे। मगध में अगर हम देखें सबसे शक्तिशाली अगर जो सब बड़ा साम्राज्य हम देखेंगे वो हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य, लेकिन वो एंड में आता है। उससे पहले हम देखेंगे उससे पहले कौन कौन से वंश हुए, किन्होंने शासन किया। सबसे पहला शासक कौन था भारत का प्रथम राजनीतिक इतिहास का शासक अगर हम देखें तो वो कौन था। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ये टॉपिक अपना क्लियर करेंगे। आज हम करेंगे वृद्धरथ वंश, हार्यक वंश, इन दो वंशों को क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट बच गए शिशुनाग और नंद और फिर मौर्य, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तो आज हम करते हैं वृद्धरथ वंश। सबसे पहले करेंगे मगध साम्राज्य का इतिहास। तो मगध में अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था, तो वो हमें देखने को मिलता है वृद्धरथ वंश, देखने को मिलता है वृद्धरथ वंश। अब नाम से पता चल रहा है वृद्धरथ, तो इस वंश के संस्थापक कौन थे, वृद्धरथ। तो इस वंश के संस्थापक थे वृद्धरथ। ये किसके पुत्र थे, चेदीराज वसु के पुत्र थे। चेदीराज यानी चेदी के राजा, और किसके, वसु के पुत्र थे वृद्धरथ। फिर आता है आज हम इनके बाद जो मेन टॉपिक है ना राजनीतिक इतिहास के बारे में, जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, अब हम उनको करेंगे। क्योंकि राजनीतिक इतिहास में क्या होता है, एक तरह से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब वो ये नहीं है कि डीपली लिखना, ज़्यादा वो करना उसके बारे में। अब राजनीतिक इतिहास में ये है कि स्टोरी के माध्यम से हम बात करेंगे कौन सा वंश हुआ, किसके पुत्र था, किसने विजय प्राप्त किया। एक तरह से राजनीतिक इतिहास के यहाँ पर ओनली बात होगी और किसी की बात नहीं होगी राजनीतिक इतिहास में। तो अब राजनीतिक इतिहास में क्या होगा, इस वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, महाभारत और पुराणों में। इस वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, महाभारत और पुराणों में। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यानी जहाँ से पुट किए जाते हैं उन्हीं टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे राजनीतिक इतिहास में। अब पूछ लिया जाए वृद्धरथ वंश के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो महाभारत और पुराणों में से हमें पता चलता है। फिर क्या होता है, इस वंश का दूसरा शासक कौन सा होता है, जरासंध। वो क्या था, वृद्धरथ का ही पुत्र था जरासंध। वो क्या होता है, इस वंश का शक्तिशाली शासक उभर कर सामने आता है हमारे। अगर हम देखें इस वंश का, वृद्धरथ वंश का शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर कौन सामने आता है, वो है जरासंध। जरासंध ने क्या किया था, जरासंध ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या काम किया था, तो जरासंध ने किया था प्रथम राजधानी, जो प्रथम बार अगर हम राजधानी देखेंगे मगध की, वो जरासंध द्वारा बनाई गई थी, जरासंध द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी राजधानी बनाई थी उसने, ग्रीवरज। ग्रीवरज को लास्ट वीडियो हमने किया तो उसमें हमने टॉपिक को किया था कि राजगृह या ग्रीवरेज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो वंश होता है ना ये इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। जो हाईलाइट किया होता है हमारा हार्यक वंश आएगा इसके बाद वाला, उसमें राजधानी राजगृह बनाई थी तो वो चीज़ हाईलाइट होती है। लेकिन अगर प्रथम बार अगर देखी जाए तो राजधानी बनाई थी ग्रीवरज, और वो बनाई गई थी वृद्धरथ के द्वारा। तो प्रथम राजधानी बनाई गई थी ग्रीवरज के द्वारा। इसको क्या बोल देते हैं, वसुमती, यानी वसु है इसी के नाम पर क्या बोलते थे, वसुमती। और दूसरा क्या नाम है इसका, कुशाग्रपुर, दूसरा नाम है कुशाग्रपुर। ये था राजधानी बनाई गई थी जरासंध के द्वारा। फिर बात आती है इस वंश का अंतिम शासक, ये दो शासक हुए थे इसमें, वृद्धरथ और जरासंध। फिर अगर बात ये भी पूछ ली जाती है वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। ये नाम याद रखना है, कौन था, वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। देखो
अब बात करें, देखो एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मगध का कौन सा वंश आता है? वृद्धरथ वंश। इस वंश में इंपॉर्टेंट क्या क्या बात हुई है? वृद्धरथ क्या थे? वंश की स्थापना की गई थी वृद्धरथ के द्वारा। ये किसके पुत्र थे? चेदिराज वसु के पुत्र थे। फिर क्या है, इस वंश के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? तो पता चलता है हमें महाभारत और पुराणों में ये देखने को मिलता है वृद्धरथ वंश के बारे में। फिर आता है जो दूसरा शक्तिशाली शासक कौन था? जरासंध। इसके द्वारा क्या काम किया गया था? राजधानी बनाई गई थी। कौन सी राजधानी बनाई गई थी? ग्रीव्रज, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वसुमती या कुशागरपुर हम इसको बोल देते हैं। फिर बात आती है वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। इसके बाद क्या होता है, इसके मंत्री जो पुलित हैं उन्होंने क्या किया था? पुलित ने इसकी हत्या कर दी थी रिपुंजय की। इनके पुत्र की भी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे करके आगे इतिहास बढ़ता जाता है, इस वंश का हो जाता है, फिर इस वंश का एंड हो जाता है। फिर उसके बाद जो हाईलाइट होता है, ऐसे चलते इसमें निर्बल शासक होते जाते हैं। फिर जो इस वंश जो हाईलाइट होता है इसके बाद हमारा, वो होता है हर्यक वंश। वो होता है हर्यक वंश। एक तरह से विशाल शक्तिशाली अगर हम वंश की बात करेंगे तो वो हमारा स्टार्ट होता है हर्यक वंश से। अगर भारत के हम प्रथम शक्तिशाली शासक, राजनीतिक इतिहास में प्रथम शासक की बात करेंगे, राजवंश की बात करेंगे, तो वो है हर्यक वंश और शासक आएगा हमारा बिंबिसार। तो यहाँ से हमारा फाइनली तौर पर भारत का राजनीतिक इतिहास स्टार्ट होता है हर्यक वंश से। इसका टाइम पीरियड क्या है? 544 बीसी से 492 बीसी। 544 बीसी से 492 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश में क्या होता है? हर्यक वंश के द्वारा क्या की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात याद रखो कि जो राजधानी है वो ये वृद्धरथ के द्वारा कौन सी राजधानी बनाई गई थी? ग्रीव्रज बनाई गई थी। और जो हर्यक वंश में जो बिंबिसार है फर्स्ट शासक है, उसके द्वारा राजधानी स्थापित की जाती है राजगृह। ठीक है, अब हम बात करें फर्स्ट शासक के बारे में, बिंबिसार। प्रथम भारत का शक्तिशाली शासक कौन है? बिंबिसार। देखो बिंदुसार और बिंबिसार दोनों सेम सेम नाम है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता बिंदुसार। और बिंबिसार आप ऐसे याद रखो, बिंब यानी प्रतिबिंब, ऐसा बिंब जिसने अपना विशाल प्रतिबिंब भारत को दिया। आप ऐसे याद रखो, क्योंकि भारत का प्रथम शक्तिशाली शासक होता है बिंब, इसने क्या दिया? प्रतिबिंब, ऐसा विशाल प्रतिबिंब जिसने अपना बिंब भारत को दिया। आप ऐसे चीज़ों को अगर रिलेट करके याद करोगे तो वो इजीली याद हो जाती है चीज़ें। तो आप ऐसे याद कर लो, बिंब से प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब यानी जो सबसे पहले जो हमें देखने को मिला जिसका बिंब, तो वो कौन था? बिंबिसार। तो प्रथम भारत का शासक कौन है? बिंबिसार आएगा। तो ऐसे बिंदुसार में और बिंबिसार में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो बिंबिसार को इतिहास में क्या बोला गया? बिंबिसार को इतिहास में बोला गया क्षेत्रोजस, यानी महान क्षत्रिय। क्षेत्रोजस और श्रोणिक की उपाधि एक तरह से दी गई, इतिहास में इन नामों से जाना गया। ये थोड़ा डीपली हो जाते हैं ये क्वेश्चन नेट लेवल का, लेकिन कोई नहीं, नॉलेज तो कहीं भी काम आ जाते हैं। क्या पता आजकल क्वेश्चन के लेवल भी तो हाई होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी याद रख लो। तो क्षेत्रोजस हमें कहाँ देखने को मिलता है? क्षेत्रोजस के बारे में मत्स्य पुराण में। क्षेत्रोजस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? मत्स्य पुराण में हमें पता चलता है कि बिंबुसार को क्षेत्रोजस कहाँ गया, और श्रोणिक कहाँ गया? जैन साहित्य में। श्रोणिक की उपाधि कहाँ दी गई एक तरह से, वो हमें देखने को मिलता है जैन साहित्य में हमें देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा क्या, बिंबिसार को सैन्य की उपाधि भी दी गई। बिंबिसार को सैन्य की उपाधि भी दी गई। सैन्य की उपाधि किस लिए? क्योंकि ये प्रथम शासक था जिसने एक तरह से क्या किया था? विशाल सेना रखी थी। विशाल सेना में भी स्थायी सेना रखी थी। विशाल सेना में भी स्थायी सेना रखी थी। और इस सेना में क्या गया था? प्रथम बार हाथियों का प्रयोग किया गया था। इस सेना में क्या किया गया था? प्रथम बार हाथियों का प्रयोग किया गया था। प्रथम बार हाथियों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो बिंबिसार को सैन्य की उपाधि दी गई थी क्योंकि इसने विशाल सेना रखी थी और वो भी स्थायी सेना रखनी स्टार्ट की थी। अब देखो बिंबिसार ने क्या किया था? एक तरह से मगध का विस्तार कैसे किया था? मगध साम्राज्य को कैसे विस्तृत किया था? कैसे उसकी शक्ति को सुदृढ़ किया था, वो हम देखेंगे। तो वो हमें कैसे देखने को मिलती है? वो बिंबिसार के द्वारा जो पहले किया गया था प्रयास, वो था वैवाहिक संबंधों द्वारा शक्ति को सुदृढ़ किया गया था। वैवाहिक संबंध जो उसने स्थापित किए थे उसके द्वारा उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था, अपनी शक्ति को बढ़ाया था। ठीक है, तो ये है वैवाहिक संबंधों के द्वारा। देखो कैसे, फर्स्ट जो उसने विवाह किया था वो था कौशल। कौशल कहाँ है हमारा? यूपी में। कौशल में क्या किया था? जो कौशल नरेश था उस टाइम पे, प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से क्या किया था? विवाह किया था। बिंबिसार ने क्या किया था? कौशल नरेश जो प्रसेनजीत था शासक उस टाइम पे, उसकी बहन कौशला देवी से विवाह किया था। तो दहेज में उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? काशी। दहेज में काशी प्राप्त हुआ। तो काशी से उन्हें क्या होता था? राजस्व, आय प्राप्त होती थी। देख, जब अगर आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है तो राजनीतिक स्थिति तो ऑब्वियसली मजबूत होगी ही, सिंपल सी बात है। तो
काशी से उन्हें क्या होता था, राजस्व आय प्राप्त होती थी, तो उनसे क्या उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। फिर सेकंड उसने क्या किया था, लिच्छवी, ये जो वज्जी संघ का गणराज्य था, प्रसिद्ध गणराज्य, एक तरह से बड़ा गणराज्य था लिच्छवी, उसकी राजकुमारी थी चेलना, जो चेटक की बहन थी। चेलना से विवाह किया। फिर जो सेकंड जो हमारा शासक बनता है अजात शत्रु, सेकंड जो हमारा शासक बनता है अजात शत्रु, वो इसी चेलना का पुत्र था। अजात शत्रु जो सेकंड शासक बनेगा हमारा अजात शत्रु, वो इसी चेलना का पुत्र था। इससे विवाह किया लिच्छवी से, यानी इससे भी उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या वो अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। फिर है मद्र। मद्र कहाँ होता है, मद्र कहाँ पड़ता है, पंजाब में। मद्र की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। तो अब देखो कौशल कहाँ है, यूपी में। ये लिच्छवी यानी वो वज्जी संघ में भी, और मद्र यानी यूपी से लेकर पंजाब तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। मगध साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के द्वारा हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर और क्या किया, फोर्थ नंबर पे उसने क्या किया, जो विदेह है, विदेह की राजकुमारी विदेहवासिनी से किया। फिर यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये तो किया उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल में किया, यूपी में लिच्छवी वज्जी संघ तक किया, और फिर मद्र में पंजाब तक और विदेह तक ये किया उन्होंने। देखो वैवाहिक संबंध में भी क्या होता है, एक तरह से अपनी साम्राज्य, उन्हें जो राजस्व दहेज में जो चीज़ें प्राप्त हुई वो भी विजय उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया उन चीज़ों को, तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा अब क्या करता है, युद्ध के द्वारा। अब युद्ध के द्वारा भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाएगा बिंबिसार। वो कैसे, फिर क्या करता है वो देखो, अब करता है बिंबिसार अंग। बिंबिसार क्या करता है, अंग जो प्रदेश है, अंग प्रदेश पर आक्रमण करता है। इसके द्वारा भी क्या करता है, अपने साम्राज्य को विस्तृत करता है। अंग प्रदेश का उस टाइम पे राजा होता है ब्रह्मदत्त। अंग प्रदेश का राजा होता है ब्रह्मदत्त, उस पर क्या करता है, आक्रमण करता है और अंग प्रदेश को जीत लेता है। ब्रह्मदत्त इसमें हार जाता है और फिर क्या करता है अजात शत्रु, वहाँ पर वो उस टाइम पे राजा होता है, बिंबिसार राजा होता है, और अंग पर क्या करता है, अपने पुत्र अजात शत्रु को बैठा देता है, उपराजा उसको बना देता है अंग का उपराजा किसे बना देता है, अजात शत्रु। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, युद्ध के द्वारा एक तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाया, अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर क्या किया, गांधार। गांधार क्या है, जो उस टाइम पे इंडिया में था, लेकिन आज अगर देखें एट प्रेजेंट टाइम में वो इंडिया से बाहर का क्षेत्र है। गांधार तक भी उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। गांधार में क्या किया, पुष्कर सारी नाम का शासक था, वहाँ से क्या किया था, मित्रता स्थापित की थी। उससे मित्रता स्थापित कैसे की थी, बिंबिसार ने क्या किया था, अपना दूत भेजा था इनके दरबार में और क्या किया था, मित्रता स्थापित की थी। तो गांधार से भी संपर्क स्थापित हो गया, अच्छे संपर्क स्थापित हो गए और अपने साम्राज्य को फैलाया एक तरह से। फिर आता है लास्ट अवंती में। अवंती कहाँ है, एमपी में, जिसकी राजधानी कौन सी थी, उज्जैन या महिष्मती। ये दो हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। यहाँ तक भी अपने साम्राज्य को फैलाए। कैसे किया, अवंती में क्या होता है, चंड प्रदोत नाम का शासक होता है। ये क्या होता है, एक बार बीमार हो जाता है, ये शासक क्या होता है, एक बार बीमार हो जाता है। तो जो बिंबिसार क्या करता है, अपना राजवैद्य कौन होता है, जीवक, जो उस टाइम पे राजवैद्य होता है बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का व्यक्ति वैद्य होता है, वो उसको क्या करता है, चंड प्रदोत के पास भेजता है उनको ठीक करने के लिए। तो इससे भी उन्होंने अपने संपर्क स्थापित किए, अच्छे संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। अगर हम देखें तो पूरा ऑल ओवर तो बिंबिसार ने क्या किया था, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तृत किया और युद्धों के द्वारा भी विस्तृत किया और मित्रता स्थापित दूत भेज के, और ये जीवक राजवैद्य हैं, इनके द्वारा क्या किया, अपने साम्राज्य को फैलाया। हमें क्या देखने को मिलता है, बिंबिसार के टाइम पे क्या थे, हमें मगध में 80,000 नगर देखने को मिलते हैं। हमें 80,000 नगर गांव देखने को मिलते हैं। यहाँ तक उन्होंने अपने साम्राज्य को व्यस्त फैलाई थी। ये नगर बड़े नहीं होते थे, छोटे थे, लेकिन इतनी की संख्या हमें 80,000 देखने को मिलती है। तो बिंबिसार ने इस तरह से मगध साम्राज्य को विस्तृत किया था, मगध साम्राज्य को फैलाया था। प्रथम भारत का शक्तिशाली शासक हम इसको बोल सकते हैं, तो वो था बिंबिसार। भारत का प्रथम शासक, प्रथम वंश होगा तो हारिया का वंश, और शक्तिशाली शासक आएगा तो बिंबिसार। फिर उसके बाद सेकंड कौन होता है, अजात शत्रु। ये इन्हीं का पुत्र होता है, जो राजकुमारी चेलना थी लिच्छवी की, उनका पुत्र होता है अजात शत्रु। इनको हम पितृहंता यानी पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला, पितृहंता क्या होता है, पिता की हत्या करके
गद्दी पर बैठने वाला, पितृहंता भी बोलते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता की हत्या, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसका टाइम पीरियड क्या है, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। इसका टाइम पीरियड क्या है, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा। फिर अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु किस प्रकार से अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता है। देखो अजातशत्रु के बारे में सबसे पहले तो हमें ये बात रखनी है, जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो अजातशत्रु के टाइम पे किया था। जब हमने बौद्ध धर्म को किया था तो पढ़ा था ना, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, राजगृह में किया गया था और अजातशत्रु के टाइम पे किया गया था। और अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, 483 BC में। और अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 से 460। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के टाइम पे, राजगृह में किया गया था, क्योंकि राजधानी कौन सी थी, राजगृह थी, बिंबिसार के द्वारा बनाई गई थी, राजगृह में किया गया था और अध्यक्षता की थी महाकश्यप के द्वारा। तो हमें पहले तो ये बात याद रखनी है। फिर क्या है, सेकंड कुणिक कहा गया। अजातशत्रु को इतिहास में क्या कहा गया, कुणिक कहा गया। बिंबिसार को क्या कहा गया है, क्षेत्रोजस और श्रोणिक। और अजातशत्रु को क्या कहा गया है, कुणिक। अजातशत्रु को कहा गया है कुणिक। अजातशत्रु ने किसके द्वारा विजय प्राप्त की थी, कैसे राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया था, तो वो दो तरीकों से किया था। एक तो है काशी और दूसरा है वज्जी। एक तो है काशी और दूसरा है वज्जी। देखो सबसे पहले देखे काशी। काशी पे क्या किया था, जो बिंबिसार हैं उन्होंने क्या किया था, कौशल का काशी में, तो कौशल में की राजकुमारी थी जो कौशला देवी, जो कौशल नरेश उस टाइम पे कौन था, प्रसेनजीत, और उसकी बहन थी कौशला देवी से विवाह किया था। तो अब अजातशत्रु क्या करता है, काशी से उन्हें राजसभाएं प्राप्त होती थी, लेकिन अब अजातशत्रु क्या करता है, पूरे काशी को ही अपने मगध साम्राज्य में मिलाना चाहता है। पूरे काशी को ही क्या करता है, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, काशी पर आक्रमण करता है और उस टाइम पे प्रसेनजीत क्या होता है, युद्ध में हार जाता है और वो काशी को अपने साम्राज्य में मिला लेता है अजातशत्रु। और फिर उस टाइम पे प्रसेनजीत की पुत्री होती है युद्ध हारने के बाद वाजिरा। प्रसेनजीत की पुत्री होती है, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा का विवाह किससे हो जाता है, अजातशत्रु से होता है। युद्ध हारने के बाद प्रसेनजीत युद्ध हार जाता है और अपनी पुत्री का विवाह, वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। तो इस प्रकार से काशी को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। फिर सेकंड है वज्जी। वज्जी है कौन सा है, वज्जी ये जो 8 गणराज्य है, वज्जी संघ है, उसमें लिच्छवी गणराज्य था। अभी इसकी माता थी एक तरह से लिच्छ, वो चेलना थी, वो वज्जी संघ लिच्छवी से ही तो थी। तो क्या देखने को मिलता है, अजातशत्रु अपने ननिहाल पे ही एक तरह से आक्रमण करता है। वज्जी एक तरह बड़ा गणराज्य था, 8 जनपद हमें देखने को मिलते हैं। तो इतना बड़ा गणराज्य ऐसे तो डायरेक्ट तो आक्रमण कर नहीं सकता, तो उसने क्या कूटनीति अपनाई। देखो युद्ध जीतने के लिए भी क्या करना पड़ता है, कूटनीति की अपनानी पड़ती है। तो वही अजातशत्रु के द्वारा किया गया। तो अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डाली। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वज्जी संघ में फूट डाली। वो फूट किसके द्वारा डाली गई, अजातशत्रु के 2 मंत्री हुए थे उस टाइम पे। अजातशत्रु के 2 मंत्री थे, सुनिधि और वत्स्यकार। सुनिधि और वत्स्यकार, उनके द्वारा क्या किया था, उनको वज्जी संघ में, वज्जी गणराज्य में भेजा गया और उनमें फूट डालने को कहा गया। तो उन्होंने ये कार्य किया, वज्जी जाकर उसमें फूट डाल दी। उसके बाद अजातशत्रु के द्वारा आक्रमण किया गया और वज्जी को जीत लिया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने काशी और वज्जी पर विजय प्राप्त की और अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया और अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया। अब इस युद्ध में हमें 2 अस्त्र देखने को मिलते हैं। 2 अस्त्रों का प्रयोग किया गया मेन रूप से। ये क्वेश्चन बोर्ड पर पूछ भी लिया जाता है, अजातशत्रु के द्वारा किन 2 अस्त्रों का प्रयोग किया गया। तो वो कौन से थे, रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल और महाशिलाकंटक, इन 2 अस्त्रों का प्रयोग किया गया। फिर नेक्स्ट क्या किया गया, अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण किया। अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। जो राजधानी थी वो तो बिंबिसार के द्वारा बनाई गई राजगृह। और अब अजातशत्रु ने क्या किया, अब युद्ध होने लगे, अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार होने लगा, तो युद्ध होने लगा। युद्ध के बाद क्या होता है, अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया गया, दुर्गीकरण यानी किलेबंदी की गई, राजधानी की किलेबंदी की गई, उसको दुर्गीकृत किया गया, दुर्गीकरण किया गया अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये कार्य किया गया अजातशत्रु के द्वारा। और हमें क्या देखने को मिलता है, उस टाइम पे बास कवि होते हैं। बास का कवि कालिदास के द्वारा भी हमें बास कवि के बारे में देखने को मिलता है कालिदास की रचनाओं में। तो ये देखो गुप्त काल में कालिदास हैं, तो इस तरह से बास एंशियंट टाइम में थे बास कवि। तो उनका जो ग्रंथ था स्वपन वासवदत्ता, फेमस ग्रंथ था स्वपन वासवदत्ता, उसमें हमें क्या पता चलता है, क्या देखने को मिलता है, अजातशत्रु ने क्या किया, अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह, अजातशत्रु के द्वारा अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह
किसके द्वारा कहाँ किया गया, वत्स राजा उदयन के साथ किया गया। हमें ये देखने को मिलता है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है यहाँ स्वपनवास वदता में बास कवि की जो रचना है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। अजात शत्रु ने क्या किया, अपनी पुत्री ये पद्मावती, जो चित्तौड़ की रानी वो पद्मावती नहीं है, वो है मिडिवल टाइम में, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एंशियंट टाइम में। तो ये पद्मावती वो पद्मावती नहीं है चित्तौड़ वाली, तो ये ध्यान रखना। तो अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह किसके साथ किया, वत्स राजा उदयन के साथ है। ये जो स्वपनवास वदता है, ये जो उदयन है इसी के ऊपर ये लिखी गई है, स्वपनवास वदता ये इसी के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है बास कवि की रचना है स्वपनवास वदता। यहाँ से हमें पता चलता है अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह पद्मावती का वत्स राजा उदयन के साथ किया। तो ठीक है, तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं अजातशत्रु के बारे में। देखो एक बार रिवाइज करते हैं। अजातशत्रु को हम क्या बोल देते हैं, पितृहंता भी कह देते हैं, यानी पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला। फिर अजातशत्रु के टाइम पे क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसको कुणिक कहा गया। इतिहास में अजातशत्रु को क्या कहा गया, कुणिक कहा गया। दो तरह से इन्होंने विजय प्राप्त की, काशी पर और वज्जी पर। काशी पर इन्होंने प्रसेनजीत पर आक्रमण करके ऐसे विजय प्राप्त की। फिर प्रसेनजीत क्या करता है, अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किससे, अजातशत्रु से कर देता है, और वो वज्जी पर क्या हुआ, फूट डालकर इन्होंने विजय प्राप्त की। दो अस्त्रों का युद्ध में प्रयोग किया गया, रथ मूसल और महाशिला कंटक। दो अस्त्रों का प्रयोग किया गया, रथ मूसल और महाशिला कंटक का। फिर क्या क्या, अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण किया, राजधानी का दुर्गीकरण, उसको की किलेबंदी की गई। फिर भास्कवी की स्वपनवास वदता से हमें पता चलता है कि अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह वत्स राजा उदयन के साथ किया, वत्स राजा उदयन के साथ किया। फिर क्या हुआ, फिर अब आता है हमारा थर्ड शासक, हर्यक वंश का ये अंतिम शासक है। हर्यक वंश का हमें ये अंतिम शासक एक तरह से देखा जाए, और बाद में और भी शासक हुए, लेकिन वो दुर्बल शासक वो है, जैसे एक तरह से उस वंश का एंड हो जाता है। लेकिन जो हमें मेन तौर पर लास्ट अंतिम शासक देखने को मिलता है, जिसके बारे में जिन्होंने कुछ राजनीतिक क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए जो कार्य की, तो वो हमें देखने को मिलता है उदायन। उदायन का टाइम पीरियड क्या है, 460 BC से 445 BC। उदायन का टाइम पीरियड क्या है, 460 BC से 445 BC, ये है उदायन का टाइम पीरियड। उदयन के द्वारा देखो दो हमें ये चीज़ें याद रखनी। एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की, उदयन के द्वारा क्या की गई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और फिर यही पाटलिपुत्र क्या करता है, उदयन बाद में मगध की राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई मगध की उदयन के द्वारा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो पाटलिपुत्र नगर के हम गुप्त काल में भी हमें देखने को मिलता है पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, तो ये क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल ही याद करना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो की गई उदयन के द्वारा। और फिर राजधानी मगध की राजधानी भी बनाई गई, वो किसके द्वारा बनाई गई, तो वो भी उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की राजधानी बनाई गई। जो मोस्ट चीज़ें इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं, तो वो हमें यही याद रखनी है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और फिर राजधानी। तो ये दोनों ही काम किसके द्वारा किए गए, ये दोनों ही काम किए गए उदयन के द्वारा। उदयन का टाइम पीरियड है 460 से 445 BC। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत से दुर्बल शासक हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जिनके बारे में हमें देखने को मिलता है, वो हम मुंडक हुए हैं, अनिरुद्ध हुए हैं, नागदशक, और जिसको हम बास जो स्वपनवास वदिता है उसमें नागदशक को हम दर्शक भी देखने को मिलता है। इनका हमें बास की जो स्वपनवास वदिता है उनके बारे में हमें पता चलता है, उन देखने को मिलता है। नागदशक के बारे में भी जिसको बोलते हैं, या नागदशक को दर्शक भी बोल देते हैं। अब इसी के नाम पर नए वंश की स्थापना हो जाती है, शिशु नाग वंश की। हर्यक वंश के बाद ये हो जाए दुर्बल कमजोर शासक होते हैं, एक तरह से विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, राजनीतिक क्षेत्र की तरफ ये कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो एक तरह से इस वंश का एंड हो जाता है। इस वंश को हम पितृहंता भी बोल देते हैं, यानी पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं। तो मुंडक, अनिरुद्ध, नागदशक ये क्या होते हैं, दुर्बल विलासिता शासक होते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, राजनीतिक विस्तार की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, नागदशक दर्श, इसी के नाम पर क्या हो जाता है, नए वंश की स्थापना हो जाती है, शिशु नाग वंश की। कौन से वंश की स्थापना हो जाती है, शिशु नाग वंश की। उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शिशु नाग वंश और नंद वंश। और फिर आ जाता है हमारा सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा वंश, यानी जिसको बोलते हैं मौर्य वंश, इतिहास में जो फेमस है मौर्य वंश। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने किया, मगध के जो दो वंश है,
फर्स्ट होता है वृद्धरथ वंश, जिसकी स्थापना वृद्धरथ के द्वारा की गई, और सेकंड है हमारा हार्यक वंश। हार्यक वंश में हमने क्या पढ़ा, 3 शासक हुए। फर्स्ट हुआ बिंबिसार, प्रथम भारत यानी भारत का राजनीतिक इतिहास का शासक, भारत का प्रथम शक्तिशाली शासक, तो वो कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है अजातशत्रु, उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, और अजातशत्रु के बाद क्या होता है, उदयन, और उसके बाद जो दुर्बल शासक होते हैं उसके द्वारा इस वंश का अंत हो जाता है और नए वंश की स्थापना हो जाती है शिशुनाग वंश की। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।